जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया की भूमिका है क्या? भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहां है? आपको क्या इस बात का अंदाजा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? मीडिया जो कर रहा है उसका कोई असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय उदय शर्मा के 63वें जन्मदिन पर 11 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार हुआ। इस समारोह में देश के कई दिग्गज पत्रकार और संपादक शामिल हुए। इस सेमिनार का विषय था भ्रष्टाचार का मुद्दा और मीडिया की भूमिका। नई पीढ़ी के पत्रकारों और नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उदय शर्मा को जानना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग आज पत्रकारिता के उस स्वरूप से रूबरू होने जा रहे हैं जहां पत्रकारिता के मूल्यों का पतन होता दिखाई दे रहा है। युवा वर्ग के साथ ही वो पीढ़ी भी जिसने कभी रविवार साथ ही सांप्रदायिकता के खिलाफ उदय शर्मा की धारदार पत्रकारिता को पढ़ा और देखा था, उसके बारे में जाना था। पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति से दोनों ही संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल ये विषय सामयिक होने के साथ ही खुद मीडिया के लिए भी आत्मचिंतन का एक मौका दे गया। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया के रोल के बारे में बात करें उससे पहले ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर है क्या? क्या वही भ्रष्टाचार है जो सामने आता है या इससे बड़ी कोई चीज है भ्रष्टाचार की परिभाषा के अंदर जिसे आना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम सब परेशान हैं और जिसे न मीडिया समझ रहा है और न नेता उसे समझने देने दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक देश में 45% लोग ऐसे हैं जो कभी न कभी अपने जीवन काल में घूस लेते हैं या देते हैं। कई साल पहले राजीव गांधी ने बताया था कि केंद्र से भेजे हुए 1 रुपये में से सिर्फ 17 पैसा ही लोगों तक पहुंच पाता है। आज तक किसी ने इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। हमको यह भी नहीं मालूम कि राजीव गांधी के इस बयान का आधार क्या था। देश की ज्यादातर योजनाएं विफल हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। अधिकारियों के घर पर छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए कैश बरामद होते हैं। किसी दुकानदार के यहाँ रेड पड़ती है तो नोटों से भरी हुई बोरियां और कनस्तर मिलते हैं। देश का माहौल अगर ऐसा है तो सचमुच मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे माहौल में मीडिया को क्या करना चाहिए? सबसे पहले भ्रष्टाचार को समझना जरूरी है। भ्रष्टाचार हम किसे कहेंगे? घूसखोरी, घोटाला, कालाबाजारी को ही हम भ्रष्टाचार मानते हैं। लेकिन क्या यही भ्रष्टाचार की संपूर्ण व्याख्या है? क्या यही भ्रष्टाचार की डेफिनेशन है? दुष्टता, दोषण, विकार, विकृति, व्याभिचार, सड़न, खोटापन, ये सब भ्रष्टाचार ही हैं। दरअसल भ्रष्टाचार एक आचरण है जिसे हम भटकाऊ, विचलन या अपसरण कह सकते हैं। इसे हम डेविएंट बिहेवियर कह सकते हैं। इसे हम परवर्शन कह सकते हैं। मतलब यह कि सही तरीका, सही प्रक्रिया और सही रास्ते से भटकाव ही भ्रष्टाचार है। जो सही नहीं है वही भ्रष्ट है। फिर यह सवाल उठता है कि सही क्या है? सही वही है जो संविधान कहता है। वही सही है जो सामाजिक आदर्शों के मुताबिक होता है। सही वही है जिसके लिए नौजवानों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान दी थी। सही वही है जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है। सही वही है जो भारत के संविधान के लेटर और स्पिरिट के मुताबिक है। वैसे भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। सिस्टमैटिक करप्शन है, यानी संस्थागत भ्रष्टाचार, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, कॉर्पोरेट करप्शन शामिल हैं, जिसने सरकार और सरकारी तंत्र को नष्ट कर दिया है। इसमें कोई भी विभाग अब अपवाद नहीं रहा है। दूसरा रूप है राजनीतिक भ्रष्टाचार, जिसमें राजनीतिक दल सिर से पांव तक डूबे हैं। इसके अलावा देश में वैचारिक भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है, जो सारे भ्रष्टाचार की जड़ है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार सरकारी तंत्र है। हमारे देश में दो तंत्र एक साथ चल रहे हैं, सरकारी तंत्र और भ्रष्ट तंत्र। यह सरकारी तंत्र के पैरेलल खड़ा है। सरकारी तंत्र से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। इसकी पहुंच वहां तक है जहां सरकारी तंत्र भी नहीं पहुंच सका है। कुछ उदाहरण देते हैं।
यहाँ मौजूद आप कितने में से ऐसे हैं जिन्होंने सही तरीके से ट्रेनिंग लेकर और परीक्षा पास करके ड्राइविंग लाइसेंस लिया है? आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो सही तरीके से यानी सरकारी और कानूनी तरीके से आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप भले ही शूमाकर क्यों ना हो। कुछ पैसे घूस खिलाइए, लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। आपको रेलवे में रिजर्वेशन चाहिए, नहीं मिलेगा। दलालों को पकड़िए, आपके नाम का टिकट फौरन आपके हाथ में होगा। किसी चीज का लाइसेंस चाहिए, कानूनी तरीके से नहीं मिलेगा। भ्रष्ट तंत्र का दामन पकड़िए, सारे काम फटाफट होते चले जाएंगे। इस भ्रष्ट तंत्र को पालने और पोसने का काम सरकार के ही लोग करते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्टाचार की चपेट में हैं। यही वजह है कि पूरा सरकारी तंत्र खोखला हो चुका है। लेकिन भ्रष्टाचार का यह एकमात्र रूप है, यह सिर्फ सिम्पटम है, असल बीमारी नहीं है। भारत के लिए भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। हम आपको बताते हैं देश के पहले घोटालों के बारे में। जीप घोटाला आजाद हिंदुस्तान का पहला बड़ा घोटाला था। देश अभी आजादी के बाद कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से दो हाथ कर चुका था। तब वीके कृष्ण मेनन ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे। पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को करीब 4603 जीपों की जरूरत थी। कृष्ण मेनन इस सौदे में कूद पड़े। 300 पाउंड के रेट पर 1500 जीपों का आदेश दिया गया, लेकिन 9 महीने तक जीपें नहीं आईं। 1949 में जाकर महज 155 जीपें मद्रास बंदरगाह पर पहुंची। इनमें से ज्यादातर जीपें तय मानकों पर खरी उतरी ही नहीं। जांच हुई तो कृष्ण मेनन दोषी पाए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कृष्ण मेनन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाक के बाल थे। जीप घोटाले ने भारत को घोटालों के देश में तब्दील करने के लिए पहला बीज डाला, क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि आप भले ही कितने घोटाले कर लें, लेकिन सत्ता पक्ष का समर्थन अगर आपके पास है, आप अगर सत्ता पक्ष के बड़े नेता के नाक के बाल हैं, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी यही हुआ। इसके बाद देश के घोटाले का जो दौर शुरू हुआ, वो थमने का अब तक नाम नहीं ले रहा है। सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुका है। जवाबदेही की राजनीति और गायब होती जा रही है। सामाजिक जीवन में जिम्मेदारी लगभग खत्म हो चुकी है। देश प्रेम की कोई जगह बची ही नहीं है। देश के नेताओं और सरकारी अफसरों के मूल्य घटते जा रहे हैं और आज स्थिति ये आ गई है कि सभी जनता को ठगने में लगे हुए हैं। नेताओं और अधिकारियों में सेवा भाव समाप्त हो चुका है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहां है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का स्वरूप आखिर है क्या। किसी भी लोकतंत्र का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध कैसे हैं और इन तीनों में जवाबदेही बची भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की वजह से कुछ आशा जरूर बची हुई है। विधायिका और कार्यपालिका की वजह से पिछले साल भारत में भ्रष्टाचार और घोटालों का बोलबाला रहा। ऐसा लगा जैसे भारत में घोटाले नहीं, घोटालों में भारत है। आम जनता जहां महंगाई से बदहाल हुई जा रही है, वहीं हमारे नेता और सरकारी अफसर नियमों को ताक पर रखकर बेशर्मी से जनता का पैसा दबाए जा रहे हैं। सरकारी अफसर घोटालों में लिप्त होने के बावजूद पद छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई विभाग नहीं बचा है जहां घोटाले नहीं हुए हैं। पहले से सारे घोटाले जनता की नजर में या तो बच जाते थे या दबा दिए जाते थे। आज मीडिया की वजह से ये लोगों तक पहुंच रहे हैं। जनता को घोटालों के बारे में पता भी चल गया है। आज के भारत में किसी को भी ईमानदार कहना एक जोखिम की बात बन गई है। कल के जो ईमानदार थे, आज उनकी कलई खुलती जा रही है।
आपको भ्रष्टाचार के अलग अलग रूपों के बारे में बताना चाहते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है कहाँ। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मीडिया ने कई अधिकारियों को पकड़ा, उन पर कार्रवाई भी हुई, कई छूट भी गए, लेकिन ये बीमारी नहीं गई। असल बीमारी को समझने के लिए और उसे ठीक करने के लिए मीडिया को इसके स्रोत तक जाना जरूरी है। राजनीतिक और वैचारिक भ्रष्टाचार ही सारे भ्रष्टाचार का स्रोत है। सबसे पहले वैचारिक भ्रष्टाचार के बारे में समझते हैं। वैचारिक भ्रष्टाचार का रिश्ता देश चलाने की फिलॉसफी से जुड़ा है। आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे नेताओं ने आजाद भारत के सपने के बारे में जितनी भी बातें कही या लिखी, वो आज चकनाचूर हो चुकी हैं। आजादी के बाद देश में किसी का शोषण नहीं होगा। आजादी के बाद सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम करेगी, यही सपना था। इसलिए आजादी के बाद भारत एक वेलफेयर स्टेट बना, यानी कल्याणकारी राज्य। अंग्रेजों के वक्त राज्य सत्ता का उद्देश्य भारत का शोषण करना था। हमने अपने संविधान के जरिए राज्य सत्ता का उद्देश्य बदला, लेकिन अंग्रेजों के शोषण तंत्र को रहने दिया। यही वजह है कि आजादी के बाद भी भारत के सरकारी तंत्र का नेचर वही रहा। यही शोषण तंत्र भ्रष्टाचार का पोषण करने वाला तंत्र बन गया। लेकिन 1991 के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। राज्य सत्ता का कल्याणकारी उद्देश्य भी खत्म हो गया। हमने उदारवाद को अपनाया, बाजार को लूट मचाने की आजादी दे दी। आज नव उदारवाद की नीतियां चलाई जा रही हैं, जो संविधान के मूल तत्वों के ही खिलाफ है। ये भी भ्रष्टाचार है, ये वैचारिक भ्रष्टाचार है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नव उदारवाद का सबसे क्लासिक स्कैम है। जब आप बाजार को मजबूत और सरकार को कमजोर के दर्शन पर काम करोगे, तो बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे ही सरकारी तंत्र को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। पहले भी देश में भ्रष्टाचार था, लेकिन उसका चरित्र अलग था। बोफोर्स घोटाला, बंदूकें आई, अच्छा है, इससे हमने कारगिल जीता, लेकिन किसी ने दलाली खा ली। ये घोटाला 64 करोड़ था। आज 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम, 52 लाख करोड़ का कोयला घोटाला और आजकल कावेरी गोदावरी बेसिन में गैस घोटाले के बारे में चर्चा। ये घोटाला इतना बड़ा है जिस पर CAG ने हाथ खड़े कर दिए। इन सब घोटालों में अधिकारियों से ज्यादा उद्योगपति गुनहगार हैं, क्योंकि यही नव उदारवाद के कर्ता धर्ता हैं। क्या यही संविधान की स्पिरिट है कि अमीरों को अमीर बनाओ और गरीबों को गरीब बना दो? इसलिए गरीब और दलितों का शोषण, मजदूरों का दमन भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये संविधान के मूल दर्शन से अलग है। ये वैचारिक विकृति है। भ्रष्टाचार के एक और पहलू के बारे में बता दूं, अहिंसा हमारे स्वतंत्रता संग्राम की अहम विचारधारा है। इसलिए देश में मौजूद जितनी भी सांप्रदायिक विचारधाराएं और संगठन हैं, वो मानसिक और शारीरिक हिंसा को जन्म देती हैं। ये भी भ्रष्टाचार है। नक्सलवाद भी भ्रष्टाचार का ही रूप है। इसे पहचानने की जरूरत है। मीडिया अगर भ्रष्टाचार के समग्र रूप को ध्यान में नहीं रखेगी, तो फिर हम सिर्फ सिम्टम का इलाज करने में अपना वक्त जाया करेंगे, बीमारी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 90 के दशक में अर्थव्यवस्था तो मुक्त हो गई, लेकिन मुक्त अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई कानून नहीं बन सका। नतीजा, बाजार मुक्त होते ही घोटालों का स्वरूप बदल गया। नव उदारवाद के दौर का पहला घोटाला शेयर मार्केट में हुआ। ये घोटाला 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। इस मामले में सबसे चर्चित नाम रहा शेयर दलाल हर्षद मेहता का। फिर घोटालेबाज बैंकिंग सेक्टर में घुस गए। UTI घोटाला हुआ। घोटालों को अंजाम देने का काम कारपोरेट जगत ने ले लिया। 14,000 करोड़ का सत्यम घोटाला हुआ। मंत्रालयों में भी भ्रष्टाचार का नया रूप देखने को मिला। पहले लोग दलाली का पैसा खाते थे, अब शब्दों के हेर फेर से पैसा कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार ने ऐसा रूप लिया जो घोटालों का अब तक का सबसे सोफिस्टिकेटेड तरीका साबित हो रहा है। कहने का मतलब कि अब उद्योगपति बड़ी बड़ी कंपनियां अधिकारियों और मंत्रियों से मिलकर कानून में ही बदलाव करवा देती हैं, बदल देती हैं। थोड़े से शब्द इधर उधर और आपकी जेब का पैसा, आपकी मेहनत का पैसा उनकी जेब में चला जाता है। थोड़े से शब्दों का उलटफेर लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाने के लिए काफी है। इसी मुनाफे में नेता, अधिकारी और उद्योगपति बंदरबाट करते हैं। अब हम हजारों और लाखों करोड़ों के घोटालों के दौर में आ गए हैं। 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आ गया। उसके बाद हजारों करोड़ रुपए का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। फिर हमने 52 लाख करोड़ के कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया। जैसा कि हमने 2 टूक में पिछली बार
बताया था कि कावेरी गोदावरी के मामले में सीएजी ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि ये घोटाला इतना बड़ा है कि इसका हिसाब ही नहीं लगा सकते, सीएजी उसका हिसाब नहीं लगा सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज इस दौर में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मीडिया को क्या करना चाहिए। पर उसके पहले आपको ये भी बताएंगे पार्लियामेंट में नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर के बीच इस स्थिति को लेकर के क्या संवाद हुआ था, जिसके बीच में हमारे आज के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। थोड़ा सा अंतर कीजिए। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री सन 92 में बन चुके थे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद से हट चुके थे, लोकसभा के वो सदस्य थे। जब मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीतियों का दस्तावेज लोकसभा में रखा और उसके ऊपर बहस शुरू हुई तो चंद्रशेखर जी ने इसकी जम के आलोचना की। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी उठ खड़े हुए, उन्होंने हस्तक्षेप किया बहस में और कहा, चंद्रशेखर जी, हमने तो उसी को अपना वित्त मंत्री बनाया है जो आपका सलाहकार था। हम ये सोच रहे थे कि आपकी नीतियों को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, नरसिम्हा राव जी, मैंने आपको चाकू सब्जी काटने के लिए दिया था, आपने तो उस चाकू से दिल का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। आज हम भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह आजादी के बाद से भारत में भ्रष्टाचार ने अपने पैर जमाने शुरू किए और आज हालत यह है कि पूरा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वैसे तो हिंदुस्तान में घोटालों की सूची बड़ी लंबी है। इन घोटालों को देखने पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि सारी गड़बड़ियों के लिए विधायिका और कार्यपालिका में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। ये सवाल भी उठता है कि भ्रष्टाचार के इस कैंसर को खत्म करने के लिए कौन सा कदम उचित होगा। भारत में समय समय पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियम और संस्थाएं बनती आई हैं। इसी वजह से सीबीआई और सीबीसी का गठन हुआ, लेकिन ये दोनों ही अपने मकसद में नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। अब लोकपाल की चर्चा हो रही है, लेकिन समझने वाली बात है कि लोकपाल का काम भ्रष्टाचार की घटना होने के बाद उसकी जांच और उसमें शामिल लोगों को सजा दिलाने का होगा। इस बात की कौन गारंटी देगा कि जिस तरह सीबीआई को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने विरोधियों के पीछे दौड़ाया, वैसा ही हाल लोकपाल का नहीं होगा। आइए देखते हैं भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का सबसे सटीक तरीका क्या हो सकता है। भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रजातंत्र को चलाने में राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। यही वजह है कि लगभग 50% सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाती है जिन पर हत्या, लूट, बलात्कार, किडनैपिंग और अपराध के गंभीर मामले चल रहे हैं। क्या ऐसे ही लोगों को सांसद बनाने के लिए देश में प्रजातंत्र लाया गया? ये भी भ्रष्टाचार है। ये तो ऐसा भ्रष्टाचार है जिसने प्रजातंत्र की सर्वोपरि संस्था को ही नष्ट कर दिया है। राजनीतिक भ्रष्टाचार देश में इसलिए मौजूद है क्योंकि किसी भी राजनीतिक दलों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। किसी भी प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दलों में इंटरनल डेमोक्रेसी होना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे देश के ज्यादातर दल परिवारों की पार्टी है। पार्टी के अंदर चुनाव नहीं होते, चुनाव के नाम पर फ्रॉड होता है। ज्यादातर पार्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। परिवारवाद ने देश के पार्टी सिस्टम का विनाश कर दिया है। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि नेता का बेटा नेता न बने, बिल्कुल बने, लेकिन वो जनता के बीच काम करे। पार्टी के संगठन चुनाव को जीतकर दायित्व हासिल करे। मीडिया को राजनीतिक दलों में आंतरिक प्रजातंत्र के लिए मुहिम छेड़ने की जरूरत है। हर दल अपना संविधान बनाए, उसे पार्टी में लागू करे, सदस्यों के बीच उसे बांटे ताकि राजनीति में शामिल होने वाले अच्छे लोग सोच समझकर राजनीति में पांव रखें और एक बार संविधान बन जाए तो उसमें हुई गड़बड़ियों और शिकायत की सुनवाई कोर्ट में हो। एक ही झटके में सारे राजनीतिक दलों में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। अमेरिका में देखिए, पिछली बार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए ओबामा को प्रेसिडेंट क्लिंटन की पत्नी को हराना पड़ा था। क्या हमारे देश में ये संभव है?
किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी पार्टी अध्यक्ष के बेटे को अपने ही पार्टी में चुनाव लड़ना पड़े, ऐसी स्थिति है क्या? नहीं है। कुछ लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड चुनाव की बात करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं। भ्रष्टाचार से अगर लड़ना है तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करना सबसे पहले जरूरी है। जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी भारत में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकेगा। जहां तक बात मीडिया की जिम्मेदारियों की है, तो मीडिया को एक साथ संस्थागत भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार और वैचारिक भ्रष्टाचार सबसे लड़ना होगा। हो सकता है कि कभी कभी मीडिया को मीडिया के ही खिलाफ कलम उठानी पड़े, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई चारा नहीं बचा है। नव उदारवाद की नीतियों की सच्चाई सामने लानी होगी। गरीबों, मजदूरों, किसानों, अल्पसंख्यकों, दलितों और महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को इंटरनल डेमोक्रेसी अपनाने के लिए दबाव डालना होगा। एक वैचारिक युद्ध करना होगा। लेकिन हम इस बारे में कर क्या रहे हैं? क्या हम सचमुच कुछ सार्थक काम कर रहे हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है? मेरा मानना है कि स्टिंग ऑपरेशन, टेलीफोन की बातचीत, घोटालों पर एक्सक्लूसिव स्टोरी से भ्रष्टाचार से नहीं लड़ा जा सकता। इनका एक वक्त था, इन्हीं का योगदान है कि आज देश में भ्रष्टाचार को लेकर इतनी जागरूकता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब इसका असर खत्म हो रहा है। अब जागरूकता अभियान चलाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। जनता जागरूक हो चुकी है। अब भ्रष्टाचार से लड़ने का वक्त आया। इसलिए अगर भ्रष्टाचार एक आचरण है, एक डेविएंट बिहेवियर है, अगर एक परवर्जन है, तो इसके लिए हमें वैचारिक युद्ध करना ही पड़ेगा। मीडिया को पावरफुल बनना पड़ेगा। किसी चैनल या अखबार को नहीं, पूरे मीडिया को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। इसलिए हर अच्छी स्टोरी का फॉलोअप होना चाहिए। अगर कोई दूसरा अखबार या टीवी चैनल एक बड़ी स्टोरी करता है तो उसकी फॉलोअप स्टोरी करने में हमारी नाक कटनी नहीं चाहिए। हमने फॉलोअप स्टोरी करना बंद कर दिया है। हमने इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दिया है। हमने जिम्मेदारी लेना बंद कर दिया है। हमने गलती करने के बाद माफी मांगना बंद कर दिया है। हमने डॉन की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है। हमारे एजेंडे से भी गरीब, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक और वो सब जो आवाज नहीं उठा सकते गायब हो गए हैं। विडंबना ये है कि हमारे बीच के कई राजनीतिक संपादक और कई राजनीतिक संवाददाताओं का चेहरा पार्टी कार्यकर्ताओं जैसा दिखने लगता है। कई लीडिंग नेशनल टीवी चैनल और पत्र पत्रिकाएं राजनीतिक दलों के मुखपत्र की तरह बर्ताव करती हैं। हमें पीआर जर्नलिज्म से बचने की कसम खानी होगी। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, ये लोकसभा है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का चेहरा, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का घोषणा पत्र। इसमें कुछ दलाल आ गए हैं, कुछ अपराधी भी आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा नहीं है। अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई होगी तो एक सिरा आपके पास है और दूसरा सिरा इस इमारत के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों के पास। इन सांसदों पर दबाव डालिए ताकि मीडिया अपना सही रोल निभाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कारगर लड़ाई शुरू की जा सके। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।